हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे वीडियो में हर वीडियो में आप जानते होंगे कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूँ, जिसको रिलीवेंट लगे वो वीडियो देखें बिल्कुल। और देखो, पहले ही पता चल जाए कि अंदर क्या पढ़ाने वाले हैं सर, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब आप झिला रहे हो बच्चों को, लगे हो एक एक घंटे, ठीक है, बाद में बच्चे को लगता है कि रिलीवेंट ही नहीं है तो मेरे लिए। क्लियर? तो क्या है, पहले इंडेक्स बता दो कि बच्चे को लगता है हाँ रिलीवेंट है वीडियो, तो वो देखे। क्लियर? तो जैसे मैं बताता हूँ हर वीडियो में, पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट 2022-23। क्या है? एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट आ गई है क्या, और पूरी क्यों नहीं आई ये रिपोर्ट, क्या रीज़न है, और ये निकालता कौन है। क्लियर? इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर, नेपाल बांग्लादेश इंडिया साइन ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। क्या है ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट, क्या है, क्यों तीनों कंट्री ने साइन किया है, इसका मेन मोटिव क्या है, और किस किस कंपनी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ये हम सब जानेंगे। देन आफ्टर, दिल्ली चलो पद यात्रा। आप देख रहे होंगे अभी न्यूज़ में बड़ा चल रहा है, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं और जो 3 इडियट मूवी में लास्ट में जो आमिर खान मिले थे वहाँ लद्दाख में, वो इंस्पायर है किससे? सोनम वांगचुक से। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, दिल्ली चलो पद यात्रा। लद्दाख से दिल्ली जा रहे थे और कुछ डिमांडें हैं गवर्नमेंट से, वो क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये स्टार्ट किया है मोदी साहब ने। वीकेंड से अक्टूबर 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया है और ये ट्राइबल के लिए पैकेज है। क्लियर? इसको हम डिटेल में जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर, मिजू लाइकली टू विजिट इंडिया फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। क्या है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मिजू, ये इंडिया आने वाले हैं। हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इंडिया में ये कौन कौन सी सिटी में जाएंगे और क्या रीज़न है स्टार्टिंग से, क्यों मोहम्मद मिजू बार बार इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसा क्या हो गया था कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। क्लियर? तो मैं हालांकि रिपीट करा चुका हूं, बट अगेन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए रिपीट करूंगा। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट 2020-23। क्या हुआ है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने अभी, एलिफेंट सेंसस होता है हर 5 ईयर में, पहले तो आप जान लीजिए, हर 5 ईयर में एलिफेंट सेंसस होता है। क्लियर? अभी लास्ट हुआ था 2017 में। क्या हुआ है? लास्ट 2017 में हुआ था, और जो अब हुआ है लेटेस्ट 2022 और 23। पर ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है। क्यों नहीं आई? इसका रीजन ये दिया है गवर्नमेंट ने कि नो सेंसस ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। क्या रीजन दिया है? रीजन ये दिया है कि एलिफेंट का सेंसस अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं हुआ है, इसलिए पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। क्लियर? तो जितनी रिपोर्ट आई है उसको अपन जान लेते हैं, कुछ फैक्ट बता देता हूं, और अधिकतर पूरी रिपोर्ट में जब पढ़ाऊंगा, जब पूरी रिपोर्ट आएगी, इवन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑल्सो कवर इन दिस रिपोर्ट, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि जैसे कि ये रिपोर्ट में बोला गया है, रिपोर्ट में आया है कि 20% ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन हैज reduced over last 5 ईयर। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 5 साल के अंदर 20% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है। वी कैन से 20% एलिफेंट कम हो गए हैं अगर देखा जाए 5 साल के अंदर, क्योंकि लास्ट एलिफेंट सेंसस हुआ था 2017 में और अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है 2022-23 में। इस सेंसस में बोला गया कि 20% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है ओवर लास्ट 5 ईयर। क्लियर? दूसरी बात क्या बोली कि बोला गया कि 41% रिड्यूस हुआ है एलिफेंट की इन सेंट्रल इंडिया
सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, इसमें एक और पॉइंट बोला गया है कि सबसे ज़्यादा जो 41% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है वो रिड्यूस हुई है इन सेंट्रल इंडिया और दी ईस्टर्न घाट एरिया। इन एरिया में 41% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है। और अगर देखा जाए तो 5 साल के अंदर एलिफेंट की पॉपुलेशन 20% रिड्यूस हुई है ओवर लास्ट 5 ईयर। और जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2017 में हुआ था। और एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में होता है, ये भी याद रखना, हर 5 साल में होता है। और ये कराता कौन है? ये कराता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। और ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सेंसस कराती है एलिफेंट का और हर 5 साल में कराती है। अभी 2022-23 की रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सक्लूड करा गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, क्योंकि उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट कवर नहीं करी है। क्लियर? अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सेंसस नहीं हुआ है, एलिफेंट सेंसस। तो अभी जितनी रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि 20% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है ओवर लास्ट 5 ईयर, 2007 देखा जाए। और सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुई है 41% इन सेंट्रल इंडिया और दी ईस्टर्न घाट एरिया। क्लियर? याद रखोगे, याद रखना है अपन को कि कौन निकालता है एलिफेंट सेंसस? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये सेंसस करती है और हर 5 साल में होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट हो जाए एस जयशंकर, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये वॉशिंगटन में किससे मिले? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्या नाम है इनका? एंटनी बल्किन। क्लियर? और किसके साथ? जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएसए के, जैक सुलिवन। क्या नाम है? जैक सुलिवन। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिले। क्लियर? अब इनका मिलने का कारण क्या है? तो मैंने आपको एक कल इंडिविजुअल लेक्चर अपलोड किया है वीडियो में, आप देखिए मेरे चैनल पर, एडिटोरियल में जाइए, वहाँ पर आपको ईरान और इसराइल का वीडियो मिलेगा कि ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी इसराइल पर। क्लियर? अब वो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि हेजबुल कौन है और लेबनान कंट्री का क्या रिलेशन है ईरान से, ईरान ने क्यों फायर करी, और इसराइल ने पहले जो एक्शन लिया था ऑन द बेरूत पर जो अटैक किया था, जिससे हिजबुल्लाह के जो लीडर थे सैयद हसन नसरुल्लाह, इनकी जो डेथ हो गई थी, इस कारणवश क्या हुआ पूरा डिटेल में समझाया। 20 मिनट का वीडियो है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ईरान का मेन मोटिव क्या था बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने का ऑन इसराइल। क्लियर? अब इस पर डिस्कस किया जा रहा है। वी कैन से अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वॉशिंगटन में हैं और ये मुलाकात करी इन्होंने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बल्किन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूएसए जैक सुलिवन से। अब क्या डिस्कस किया गया? डिस्कस किया गया ऑन ईरान और इसराइल इशू, ईरान और इसराइल इशू के ऊपर डिस्कस किया गया। और डिस्कस किया गया कि कैसे पीस रहे वेस्टर्न एशिया, कैसे पीस रहे वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया में 2 ही कंट्री हैं जो आतंक मचा रही हैं मुझे लगता है, एक है इसराइल और एक है ईरान। ईरान पर तो इतना सेंसन लगा हुआ है, इवन इसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट इतना किया था कि P5+1 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप अगर रियल एस्पिरेंट हो
यूपीएससी के। तो P5+1 आपने सुना होगा कि मीन्स P5 मतलब परमानेंट 5 यूएनएससी के मेंबर और एक कंट्री जर्मनी। इन्होंने मीटिंग करी थी ईरान के साथ ऑन न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ईरान ज़्यादा कर रही थी इसको रोकने के लिए, क्लियर। और कई सारे सैंक्शन लगे हुए ईरान पे। तो इसराइल भी कम नहीं है, इसराइल भी बराबर लड़ रही है। अब देखने के लिए इसराइल रिटेलिएशन में कोई ऐसा एक्शन ना ले जिससे वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए, वीकेंड से और कैजुअलिटी हो। अब इससे देखो क्या किसी भी पार्ट में क्या है, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में अगर लड़ाई होती है, किसी भी कंट्री में लड़ाई होती है, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। किस पर इफेक्ट पड़ता है? ग्लोबल इकोनॉमी। और सभी इसके वीकेंड से इसका कंसिक्वेंस झेलते हैं। वीकेंड से इंडिया भी झेलेगी। अब इंडिया कैसे झेलेगी ये भी जानना जरूरी है। तो इसकी मुलाकात करी और इंडिया ने और कई सारी कंट्रियों से रिक्वेस्ट करी गई कि वो अपने सिटीजनों से रिक्वेस्ट करे, एडवाइजरी निकाले कि वो ईरान और इसराइल से अपनी कंट्री में वापस आ जाएं, अपनी कंट्री में वापस आ जाएं, क्योंकि अब वार स्टार्ट हो सकता है, ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? अजम्पशन लगाया जा रहा है कि वो जितने भी सिटीजन हैं वो सेफली अपने घर वापस आ जाएं, जो भी ईरान और इसराइल में रह रहे हैं। इवन लेबनान में मैंने आपको बताया था कि लेबनान पे जब अटैक किया था, इसराइल ने अटैक किया था ऑन एयर बॉम्बिंग, तो बैरूत में, तो इंडिया ने एडवाइजरी निकाली थी कि जितने भी इंडियन सिटीजन लेबनान कंट्री में रह रहे हैं वो वापस आ जाएं। वो जैसे माना जाता है कि 3000 इंडियन लोग लेबनान में रह रहे हैं और उनसे बोला गया कि आप इंडिया वापस आ जाइए। अगर इंडिया नहीं भी आ सकते तो अपने आप को आइसोलेशन में रखें। क्या है? बाहर ना निकलें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वेस्ट एशिया इतना खतरनाक एरिया बन गया है, मुझे लगता है कि वेस्ट एशिया में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक तो इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू खत्म नहीं हो रहा, इवन ये नया इशू स्टार्ट हो गया ईरान और इसराइल का, क्लियर। ये लेबनान का भी, क्योंकि लेबनान के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। मैं आपका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ इस वीडियो के, आप चले जाइए, वीडियो देखिए। आपकी नॉलेज इतनी एक्सपांड होनी है कि आप पूरा समझ जाओगे कि व्हाट इज द रियल इशू बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड लेबनान एंड इसराइल, क्लियर। अब क्या ये डिस्कस किया गया? डिस्कस के साथ ये भी बोला गया कि सारी कंट्रियां एडवाइजरी निकाले अपने सिटीजनों को जो भी ईरान और इसराइल में रह रहे हैं कि वो अपनी कंट्री वापस आ जाए, क्लियर। और इसी के साथ अब हम समझेंगे कि इंडिया पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, इंडिया पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा। अब देखो, आप जानते हो कि इंडिया का जो मोस्टली ट्रेड होता है, मोस्टली ट्रेड विथ यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, ये ट्रेड जो होता है इंडिया का, वो माना गया है कि 2023 में 2023 में ट्रेड था $400 बिलियन। देख रहे हो कि एनुअली देखा जाए तो $400 बिलियन का ट्रेड हुआ था इंडिया का इस यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से, जो कि स्विच कैनल से निकलता है, स्विच कैनल, क्लियर। स्विच कैनल से जो जितना भी ट्रेड इंडिया करती है तो वो करती है $400 बिलियन। अब इंडिया को इफेक्ट कैसे पड़ेगा? देखो, जो हिजबुल्ला है, मैंने आपको बताया था हिजबुल्ला के बारे में, जो कि हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ग्रुप है इन साउथर्न लेबनान की, क्लियर। इसका रिलेशन किससे है? हाउती, जो कि रिबेल ग्रुप है, रिबेल ग्रुप इन यमन कंट्री। कहां पर है? हाउती रिबेल ग्रुप का संबंध किससे है? हिजबुल से। और हिजबुल रिक्वेस्ट कर सकती है हाउती यमन, जो कि रिबेल है यमन के अंदर, कि रेड सी पर जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको रोका जाए। मींस रेड सी पर जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको रोका जाए और अटैक करा जाए ऑन शिप। तो और आप जानते हो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वर्ल्ड के ट्रेड पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वर्ल्ड के ट्रेड पर इससे इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया के इवन इंडिया के ट्रेड पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी डाउन होगी। मैंने क्या बोला कि कई सारी कंट्रियां लड़ सकती हैं,
पर वो लड़ती क्यों है? लड़ती क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए लड़ती क्योंकि उनको पता है कि एक लड़ाई हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन कर देगी, हमें 10 या 20 साल पीछे पहुंचा देगी। और यह भी बोला गया कि जितने भी इशू हैं इसको डिप्लोमेटिक एंड डायलॉग से सॉल्व किए जाएं। ये भी डिस्कस किया गया कि डिप्लोमेटिक और डायलॉग से सॉल्व किए जाएं इशू ऑफ बोथ कंट्री ईरान एंड इसराइल। अब डिप्लोमेटिक क्या कि डिप्लोमेट, दोनों कंट्री के डिप्लोमेट जब मिलकर बात करेंगे तो इशू रिजॉल्व हो सकता है। डायलॉग क्या? कोई भी एग्रीमेंट साइन करके। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीटिंग रीजन बिटवीन एस जयशंकर और दी स्टेट सेक्रेटरी, यूएस स्टेट सेक्रेटरी, वी कैन से एंटनी बिल्किन। क्लियर? एंड सेकंड कौन है? सेकंड आप जानते हो कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए जैक सुलिवन। क्लियर? इनके साथ मीटिंग हुई। तो आप क्लियर हो गए पूरी तरह कि एस जयशंकर क्या चाह रहे हैं और इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस वार का। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है मिजू, मोहम्मद मिजू। इनको तो आप जानते होंगे, वी कैन से इंडिया का बच्चा इनको पहचान गया होगा, मोहम्मद मिजू को, क्योंकि ये प्रो चाइनीज हैं। ये प्रो चाइनीज हैं और इंडिया का अगेंस्ट है। हालांकि अब नहीं है, अब इनको अकल आ गई है कि इंडिया से बैर रख के कुछ हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? इंडिया से बैर रख के कुछ हो नहीं सकता। इंडिया से दोस्ती रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंट्री सिर्फ ओनली टूरिज्म पर ही डिपेंड है और सबसे ज़्यादा टूरिज्म इंडिया से आता है। कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा टूरिज्म इंडिया से ही आता है। तो इनको अकल आ गई है। क्लियर? अब ये इंडिया आने वाले हैं 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या डिस्कस करेंगे, पर मैं बता देता हूं कि कारण क्या है, इंडिया और मालदीव्स में क्या इशू चल रहा है। क्लियर? देखो, ये 3 सिटी में विजिट करेंगे, ये इतना जान लीजिए, 3 सिटीज विजिट। सबसे पहला है दिल्ली, देन आफ्टर मुंबई, देन आफ्टर बेंगलुरु। क्लियर? जिसको हम बेंगलोर बोलते थे पहले, अब बेंगलुरु नाम हो गया है इसका। क्या है? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। अब क्या इशू है इन दोनों के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में? क्या हुआ था दोस्तों कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने ओशियन एक्टिविटी कुछ करी थी, जिसका जो मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर थे उन्होंने कमेंट कर दिया था, कुछ डेरोगेटरी कमेंट कर दिया था मोदी साहब के ऊपर, जिससे इशू हो गया था। और जो मोहम्मद मिजू है, इसने जो इलेक्शन लड़ा था मालदीव्स के अंदर, उसके मैनिफेस्टो में प्रो चाइनीज एक्टिविटी ज़्यादा थी और अगेंस्ट इंडिया का कुछ स्टेटमेंट भी कई सारे दिए थे। तो इससे क्या है, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन बिगड़ते गए। अब वो डेरोगेटरी कमेंट दिए तो क्या हो गया, हैशटैग स्टार्ट हो गया बॉयकॉट मालदीव्स। क्या हो गया? बॉयकॉट मालदीव्स हैशटैग स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर, और कई सारे लोगों ने ट्रिप कैंसिल कर दी मालदीव जाने की, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया के लोग ज़्यादातर मालदीव जाना पसंद करते हैं। तो मालदीव्स की ट्रिप कैंसिल कर दी कैंसिल। अब क्या हुआ दोस्तों, इसको कैंसिल करने के बाद क्या हुआ कि इनको अकल आ गई और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये भी बोल दिया कि जितने भी वी कैन से 80 मिलिट्री पर्सनल थे मालदीव्स में, इनको रिटर्न भी करवा दिया। इनको ये भी अकड़ में थे इन्होंने वो, और जितने भी जो एयरक्राफ्ट दिए थे इंडिया ने डिप्लॉय करे थे मालदीव्स में, वो भी रिटर्न कर दिए। ठीक है? एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट था, वो भी रिटर्न कर दिया। अब इंडिया बहुत ही चढ़ गई कि ये बहुत ही उल्टा काम कर रही है। तो इंडिया ने इसको सबक सिखाने के लिए हैशटैग चल गया हमारे इंडिया में, बॉयकॉट मालदीव्स। अब मालदीव्स नहीं जाना, इनको अकल आ गई। फिर ये समझ गए कि हमारी इकोनॉमी की, जो देश की इकोनॉमी है वो पूरी डिपेंड है टूरिज्म पर। अगर इंडिया का टूरिज्म चला गया तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और हम भीख मांगने लायक हो जाएंगे। क्लियर? तो मालदीव्स को अकल आ गई। अब क्या हुआ कि मोदी साहब, हमारा इंडिया तो आप जानते हो दिल बहुत बड़ा है, और जब मोदी साहब इलेक्शन जीते तो उनकी जो शपथ ग्रहण था इसको बुलाया कि भाई आ,
ओथ सेरेमनी में इनको भी बुलाया और ये आए भी, पहली बार इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के बाद ओथ सेरेमनी में भी आए। क्लियर। देन आफ्टर जो मूसा है, ज़मीर मूसा, यहाँ के वी कैन से मालदीव्स के मिनिस्टर हैं ज़मीर मूसा, इन्हों की भी मीटिंग हुई, इंडिया में आए और वी कैन से हमारे एस जयशंकर साहब भी मालदीव्स गए। तो कई सारे रिलेशन सुधरे, इवन रिलेशन सुधरने के बाद अब ये सेकंड ट्रिप पर इंडिया आने वाले हैं। क्लियर। पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द रियल इशू बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और क्या कारण था। क्लियर। अब ये समझ चुके हैं कि इंडिया से लड़ाई लड़कर हमारा भला नहीं हो सकता, हम इंडिया से दोस्ती बनाए रखें। क्लियर। तो ये इंडिया आ रहे हैं, 6 से 10 अक्टूबर तक ये इंडिया में रहेंगे और 3 सिटियां विजिट करेंगे, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। क्लियर। और इंडिया से डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया से बायलैटरल रिलेशन एनहांस हो, क्या हो, बायलैटरल रिलेशन एनहांस हो। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है नेपाल बांग्लादेश इंडिया साइन ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। क्या है दोस्तों कि अभी 3 कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। ये क्या है? तो दोस्तों ये 3 कंट्रियों ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में। क्लियर। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ये एग्रीमेंट तीनों कंट्री में साइन हुआ है। क्लियर। अब दोस्तों कौन कौन सी कंपनी है जिसमें ये साइन हुआ है, तो अपन जान लेते हैं। सबसे पहली है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी। क्लियर। नेपाल की ये कंपनी है। देन आफ्टर हमारे यहां की एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, व्यापार निगम लिमिटेड। और बांग्लादेश की है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। ये 3 कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसको बोलते हैं ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट का मेन मोटिव है टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश कंट्री। क्या है इसका मेन एग्रीमेंट? कि ये दोनों कंट्रियां, इंडिया एंड नेपाल, मदद करेंगी बांग्लादेश की टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या एग्रीमेंट का मेन मोटिव है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है दिल्ली चलो पद यात्रा। देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी कि आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी। 3 इडियट मूवी में जो लास्ट का सीन है, जो आमिर खान मिलते हैं कहाँ पर, लद्दाख में, तो वो सीन इंस्पायर है सोनम वांगचुक से। किससे इंस्पायर है? सोनम वांगचुक से इंस्पायर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, दिल्ली चलो पद यात्रा। दिल्ली चलो पद यात्रा मीन्स दिल्ली जाएंगे ये, और इनकी कुछ डिमांड है। वो क्या डिमांड है? तो इनकी डिमांड है सबसे पहले कि लद्दाख ऐड इन 6th शेड्यूल। और दूसरी डिमांड है प्रोवाइड स्टेटहुड टू लद्दाख। क्लियर। ये इनकी 2 डिमांड है और ये दिल्ली आए भी। इवन इनका अरेस्ट भी हो गया, इनको अरेस्ट भी कर लिया दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर। फिर आफ्टर रिलीज कर दिया इनको, कई सारा प्रोटेस्ट होने के कारण। फिर रिलीज करने के साथ ये गए सीधे महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए, जो कि राजघाट है, शायद राजघाट ही बोलते हैं उनकी, राजघाट पर गए, ट्रिब्यूट दिया। और इनकी 2 डिमांड है। क्या डिमांड है? कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए और लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्लियर। अब लद्दाख को सबसे पहले 6th शेड्यूल क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। 6th शेड्यूल में कितनी स्टेट है और 6th शेड्यूल होता क्या है।
तो 6 शेड्यूल में 4 स्टेट है, कौन कौन सी? एक है आसाम, दूसरी है मेघालय, नेक्स्ट है मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये दोस्तों 4 स्टेट हैं जो कि 6 शेड्यूल में है। अब 6 शेड्यूल का मेन मोटिव क्या है? देखो क्या है कि ये 4 स्टेट के अंदर ऐसी ट्राइब है जो कि इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। इनके कल्चर, रेन लिविंग स्टैंडर्ड, वियरिंग क्लॉथ, हर चीज़ डिफरेंट है। मीन्स ये जंगल में रहना पसंद करते हैं, अब ज़्यादा ही बैकवर्ड है। तो इनको 4 स्टेट की जो ट्राइब है इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, जो कि ज़्यादा ही बैकवर्ड ट्राइबल हैं, उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। वी कैन से वहाँ पर ना ही किसी कानून का लगेगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट उनके खुद के, वी कैन से वो खुद गवर्नेंस करेंगे। क्लियर? अब लद्दाख का भी यही डिमांड है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, उसको भी ऑटोनॉमस दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि इनका कहना यह है कि लद्दाख के अंदर भी कई सारे ऐसे ट्राइब हैं जो कि वी कैन से यूनिक है। क्या है? यूनिक है, ऐसी कई सारी ट्राइब है। और दूसरी डिमांड इनकी ये है, जैसे आप जानते हो कि 2019 में नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहता, आर्टिकल 370 को उठा दिया था। आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जो कि स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक बना दिया JNK, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा बना दिया लद्दाख। क्या बना दिया? JNK एंड लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। अब क्या है कि इनकी डिमांड ये है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए, स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। तो आप इजीली मेंशन करें ना, दिल्ली चलो पद यात्रा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। देखो, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब से? 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की बर्थडे पर यह मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वी कैन से मोदी साहब ने यह अभियान स्टार्ट किया है। और इस अभियान का मेन मोटिव क्या है? देखो, मोदी साहब ने एक स्कीम निकाली थी, मैं आपको बता देता हूं। उसकी स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ये स्कीम निकाली थी मोदी साहब ने। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, वी कैन से ट्राइबल एरिया हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, उनको डेवलपमेंट करना, उनका डेवलपमेंट करना। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ द प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। क्लियर? अब मोदी साहब ने 2 अक्टूबर को एक और ट्राइबल के लिए अभियान निकाला है, जिसको बोलते हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि जैसे आप जानते हो कि कई सारी ट्राइबल स्कीम चल रही हैं, और उन स्कीम में अधिकतर स्कीम है वो नहीं चल रही, पैसा नहीं है। तो उन स्कीम को सैचुरेट करने के लिए, वी कैन से उनको पैकेज देने के लिए कि वो स्कीम चलते रहे, फॉर एनहांसमेंट दी वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल, फॉर दी welfare of the tribal people, enhancing the welfare of the tribal people, that is the main motive of this particular scheme। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट की रिलेटेड टू वेलफेयर टू द ट्राइबल पीपल, उनको पैकेज देना, वी कैन से उनको रीस्टार्ट करना, सैचुरेशन करना, सैचुरेट करना। क्लियर? उनको फुलफिल करना। और ऐसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में 63,000 विलेज हैं जो कि मेजोरिटी में है ट्राइबल।
मेजोरिटी ट्राइबल मेजोरिटी वी कैन से विलेज हैं कितने, 63,000 विलेज। कितने हैं? 63,000 विलेज ट्राइबल मेजोरिटी में हमारे इंडिया में। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इस अभियान का मेन मोटिव क्या है, इस अभियान का मेन मोटिव क्या है। तो इसी के साथ 3 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 4 अक्टूबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।